नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो आज का दिन इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में सच में एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरी 3.6 लाख करोड़ रुपए की कॉस्ट सिर्फ 114 राफेल जेट्स के लिए नहीं है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर अलोकेशन किया गया है। इस पैकेज का सबसे बड़ा पार्ट इंडियन एयरफोर्स के MRFA प्रोग्राम के लिए रखा गया है। 114 राफेल जेट्स के लिए करीब 2.4 से 2.7 लाख करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। ये वही MRFA प्रोजेक्ट है जो काफ़ी समय से पेंडिंग था और जिसका एम है गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को स्टेबल करना। इसके अलावा नेवी के लिए भी बड़ा एलोकेशन हुआ है। P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। P-8I को समुद्र में एनिमी सबमरीन का साइलेंट हंटर माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन रीजन में सर्विलांस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। और इस अप्रूवल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ASHAPS यानी एयरशिप बेस्ड हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म होगा जो लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में लंबे समय तक टिके रह सकता है। ये सैटेलाइट से सस्ता होगा और ड्रोन से कहीं ज़्यादा देर तक हवा में रह सकेगा। सोलर एनर्जी पर चलने वाला ये सिस्टम वीक्स या इवन मंथ्स तक बॉर्डर एरियाज पर सर्विलांस कर सकता है। इससे इंडिया को एक तरह की थर्ड आई मिल जाएगी जो स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच परमानेंटली तैनात रह सकती है। इंडियन आर्मी को भी इस पैकेज में स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला है। करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अलोकेशन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए किया गया है। इसमें पुराने सिस्टम को रिप्लेस करना, एडवांस एम्यूनेशन और बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी को इम्प्रूव करना शामिल है। नेवी के लिए 4 मेगावाट के मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स को भी अप्रूवल दिया गया है। ये वॉरशिप को रिलायबल पावर सप्लाई देने में हेल्प करेंगे, जो मॉडर्न नेवल कॉम्बैट सिस्टम के लिए क्रिटिकल होता है। कोस्ट गार्ड के डॉनियर एयरक्राफ्ट को नए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे वो रात के अंधेरे में भी स्मगलिंग या इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सकेंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 3.6 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ परचेज नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया की एयर पावर, सी कंट्रोल और लैंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन करेगा। इस अप्रूवल के बाद अब सबकी नज़र इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन पर होगी, क्योंकि ये डिसीजन आने वाले 20 से 30 सालों के लिए इंडिया के डिफेंस पोस्चर को सेव करने वाला है। अगली खबर की बात करें तो DRDO अब ट्रेडिशनल रडार एब्जॉर्बिंग पेंट से आगे बढ़कर नैनो स्टील्थ कोटिंग्स पर काम कर रहा है। ये कोटिंग्स एटॉमिकली थिन मेटामटेरियल्स पर बेस्ड होंगी, मतलब इतनी पतली लेयर जो आंखों से लगभग ना के बराबर लगे, लेकिन रडार के लिए नाइटमेयर बन सकती है। अब तक जो स्टील्थ कोटिंग्स यूज होती रही हैं वो हैवी और थिक होती हैं, उन्हें मेंटेन करना मुश्किल होता है, हीट और स्ट्रेस में डैमेज भी हो जाती है। लेकिन नैनो स्टील्थ कोटिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। ये सिर्फ रडार एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि रडार वेव्स को बैंड, स्कैटर और फेस शिफ्ट करती है। इससे एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन और ज़्यादा कम हो सकता है, और वो भी वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज पर। और सबसे बड़ा फायदा है कि ये कोटिंग्स बहुत पतली होंगी, क्योंकि अगर स्टील्थ लेयर ही ऑलमोस्ट वेटलेस हो तो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज नहीं होगी। DRDO सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज पर भी रिसर्च कर रहा है, मतलब अगर कोटिंग में माइक्रो क्रैक या सरफेस डैमेज हो भी जाए तो वो खुद रिपेयर हो सके। रडार के साथ साथ ये नैनो कोटिंग्स इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी कंट्रोल कर सकती हैं। इंजन हीट या एरोडायनेमिक हीटिंग से जो इंफ्रारेड हॉटस्पॉट बनता है उसे सप्रेस करने पर भी काम हो रहा है। इससे एयरक्राफ्ट को इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आज जब चाइना जैसे देश क्वांटम रडार और मल्टी स्टैटिक सेंसर नेटवर्क पर काम कर रहे हैं तो सिंपल स्टील्थ काफ़ी नहीं होगी। इसीलिए ब्रॉडबैंड और अडेप्टिव स्टील्थ फ्यूचर का डिफेंस शील्ड बन सकता है। अगली खबर की बात करें तो तेजस MK1A, MK2 और फ्यूचर AMCA के लिए इंडिजिनस फ्लाई बाय वायर सिस्टम डेवलप करने के बाद अब इंडिया नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है, जो कि है फ्लाई बाय लाइट। फ्लाई बाय वायर सिस्टम में कॉकपिट से कंट्रोल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू जाते हैं, लेकिन फ्लाई बाय लाइट में सिग्नल्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट होंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इम्यूनिटी। मॉडर्न वॉरफेयर में जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटेंस होता है, वहां फाइबर ऑप्टिक बेस्ड सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होंगे।
जहां ADA, ADE, BEL और CSIR NAL जैसे ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। अब इस टेक्नोलॉजी पर कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर प्रोग्रेस चल रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स कॉपर वायरिंग से हल्की होती हैं, मतलब एयरक्राफ्ट का वेट कम होगा। साथ ही डेटा ट्रांसमिशन स्पीड और बैंडविड्थ भी ज़्यादा होगी। तो फ्लाई बाय लाइट इंडक्शन में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन प्रोग्रेस चल रही है। होप हमें आगे अच्छी खबर सुनने को मिले। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने कंफर्म किया है कि चौथा स्क्वाड्रन मई के एंड या जून के स्टार्ट तक डिलीवर हो जाएगा और पांचवा और फाइनल स्क्वाड्रन नवंबर तक आ जाएगा। अब तक 3 स्क्वाड्रन डिप्लॉय हो चुके हैं जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर्स में कवरेज दे रहे हैं। S-400, जिसे इंडिया में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक थ्रेट्स तक को इंगेज कर सकता है। S-400 एक लेयर्ड डिफेंस क्रिएट करता है। एडवांस रडार ट्रैकिंग और मल्टीपल इंटरसेप्टर्स मिसाइल के थ्रू ये एक साथ कई टारगेट इंगेज कर सकता है। अब जब फाइनल स्क्वाड्रन आ जाएंगे तो इंडिया का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस ग्रिड और स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में, स्पेशली राफेल से जुड़ी खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।